हेलो हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। तो आज हम अपना जो हमारा चैप्टर चल रहा है सामान्य रोग कारण और उपचार क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्लास 10 की बुक है। इससे पहले मैंने 6 से लेकर के 9 का जो बुक है उसके सभी यूनिट कवर करा दी हैं। तो हम इस चैप्टर का आज थर्ड पार्ट लेकर कर रहे हैं कवर। पिछले पार्ट्स में हमने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और रुबेला और डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ हमें इसको कवर करना है। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे वॉपिंग कफ, कुकुर खांसी जिसे बोलते हैं, या हम उसको काली खांसी बोलते हैं। कुकुर खांसी विशेषकर बच्चों में होता है। अगर देखा जाए तो मोस्टली जो जितनी भी हम डिसीजेस पढ़ रहे हैं तो वो बच्चों में ही ज्यादा है, चाइल्ड्स में ही ज्यादा देखी गई हैं। तो ये क्या है, कुकुर खांसी विशेषकर बच्चों में है। ये रोग वेडिटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। अधिक दिन तक रोग रहने पर क्या होता है, दुर्बल बच्चों को निमोनिया हो जाता है। अगर खांसी ज्यादा दिन तक रहेगी, उसका पीरियड ज्यादा रहेगा, तो क्या है कि ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा सीवियर होने पर डेथ भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आ जाता है कुकुर खांसी का उद्भव काल, जो उसका पीरियड है तो 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। और इसके जो कॉजेज है वो क्या है कि रोगी का खांसना, छींकना, बोलना। तो जो उससे निकलने वाले रोगाणु हैं और ईयर के टच में, ईयर में होकर वो स्वस्थ व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या झूठे बर्तन है या फिर उसका स्प्लिट है, ये सब इसके कारण है। लक्षण क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं हम कि गले में दर्द जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी खांसी होती है, आंखों से नाक से पानी, आंख जो है वो लाल होंगी और नाक से पानी, मुंह लाल हो जाता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। दूसरे सप्ताह तक खांसी तेज हो सकती है, रोगी खांसते खांसते बेदम हो जाता है और ज्यादा अगर सीवियर होता है तो उल्टियां भी देखने को मिलती है, यानी कि वॉमिटिंग। तो कुकुर खांसी से बचने के कुछ उपाय दिए गए हैं। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने आप को क्या करना है, सैनिटाइजेशन कर लेना है, अलग करना है अपने आप को, वस्त्र अलग रखने हैं, जो सारी वस्तुएं हैं उनको जो है निसंक्रमण करना है, जो उसका टीका है वो लगवाना है और उसके उपचार करने हैं। तो ये था हमारा कुकुर खांसी के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है कि वॉपिंग कफ क्या है, काली खांसी, इसका अन्य नाम क्या है, कुकुर खांसी है, और इसका जो जीवाणु है इंपॉर्टेंट है, वेडिटेला परट्यूसिस, ये इसका जीवाणु है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टिटनस। टिटनस को हम धनु रोग भी कहते हैं, हनु स्तंभ भी कहते हैं और धनुष्टकार भी रोग कहते हैं, क्योंकि इस रोग में रोगी अकड़कर पीठ की ओर धनुष के आकार का हो जाता है। ये रोग प्राय बच्चों के प्रसव पश्चात स्त्रियों का हो सकता है। कहीं पर चोट घाव लगने पर गंदगी के कारण जो है ये टिटनस हो जाता है। इसका जो संप्राप्ति काल है वो 2 से 14 दिन है और इसका जो कारण है वो है, ये रोग क्लास्ट्रीडियम टेटेने जीवाणु होते हैं, जो कि गोबर, घोड़े की लीद, गंदगी, खाद, धूल में पाए जाते हैं। पैरों में लगी हुई चोट, घाव व बिवाई द्वारा भी नवजात शिशुओं के नाल काटते समय जनेंद्रिय द्वारा बच्चे व माता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तभी ये होता है कि अच्छे से सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, जो भी डिलीवरी के टाइम औजार यूज होते हैं जो, उनको अच्छे से सैनिटाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लक्षण है कि क्या होता है कि मांसपेशियां, जबड़े बहुत ही ज्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। मांसपेशियां मुख्य विशेषता उनका फैलना, सिकुड़ना होता है और मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, और निष्क्रियता जब फेफड़ों और वह हृदय को प्रभावित करती है तो फेफड़े व हृदय अपने कार्य करना बंद कर देते हैं, श्वास रुक जाती है, रक्त परिभ्रमण क्रिया बंद हो जाती है, रोगी की मृत्यु का शिकार हो जाता है। कोई भी डिसीज जब बहुत ज्यादा अपनी सीवियर स्टेज पर हो जाती है तब जो है वो डेथ कॉज का कारण बन जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो कि हमने यहाँ देखे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी घाव होता है तो उसको सबसे पहले जो है सेवलॉन या डिटॉल से साफ कर लेना चाहिए। टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे कोई भी लोहे की चीज अगर लग गई है तो उसका इंजेक्शन 24 घंटे
शायद 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर लगवा लेना चाहिए। इसका जो है वो इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। और ट्रिपल वैक्सीन लगा लेनी चाहिए जो बच्चों को टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया, ये तो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट ही है, जो कि हमने पिछले टीकों के बारे में जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था। देखिए ये है डीपीटी, यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में आ जाता है यह, यदि जन्म के समय ट्रिपल इंजेक्शन न लग जाए तो 1 महीने के अंदर लगवाना आवश्यक है। कुछ टीके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जन्म के तुरंत बाद या 1 महीने के अंदर अंदर लगवा लेने चाहिए। इसके बाद आ जाता है क्षय रोग या राज्य यक्ष्मा और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये नाम है इसके। और भी देखिए, हमें जो भी एक डिसीज के अगर नाम 1 से 2 हैं तो उनको अच्छे से जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आने वाला जो पेपर है उसमें मॉडरेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से डीपली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर पढ़ के जाना है। हमें अपनी तैयारी अच्छी और नेक्स्ट लेवल की करनी है। तो ठीक है, देखते हैं। क्षय रोग, तपेदिक या राज्य यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस अत्यंत भयानक छुआछूत वाला रोग है। देखा जाए तो अब से, अगर आप याद होगा कि अमिताभ बच्चन ने साहब ने इसकी एक कैंपेन भी चलाई है। टाइम टू टाइम इसके बहुत सारे कैंपेन चले हैं ट्यूबरक्लोसिस के। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अगर मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली में जो आप मेरी हैं दर्पण फैमिली में से जो लोग गई हैं, उन्हें देखा होगा कि जो जागरूकता चार्ट्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो कैंपेन के बारे में, जागरूकता चार्ट के बारे में यहाँ खूब देखने को मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो चिकित्सा विज्ञान में प्रतिदिन नवीन अन्वेषण के कारण इस रोग का रोकथाम संभव हो पाया है। रोग का कारण, तो रोग का कारण देखिए तो हम 1882 में रॉबर्ट कॉक ने इस रोग का कारण ढूंढ निकाला था। उनके अनुसार ये रोग जो है वो ट्यूबरिकल बैसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो इसके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, द्वारा उत्पन्न होता है। ये रोग छोटे छोटे विराम चिन्ह की तरह से होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे विराम चिन्ह की तरह से होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि किस रोग के रोगाणु छोटे छोटे विराम चिन्ह की तरह होते हैं, जैसे कौमे के बारे में, क्योंकि हैजे का जो बैक्टीरिया है वो कौमे के शेप का होता है, ये पूछा जा चुका है, PYQ है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इसलिए हैंड टू हैंड बताकर चल रही हूँ कि हो सकता है कि ये PYQ बन जाए। तो ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी अगर कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से जो है वो पीड़ित है, तो क्या होगा कि अगर वो छींकता है, खांसता है, बोलता भी है ना, तो उसके जो माउथ से है ना बैक्टीरिया निकल के वायु में के जरिए किसी भी स्वस्थ स्थान पर, और जो वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको वो अपनी चपेट में ले सकता है, ठीक है। तो रोगी की लार व नाक में श्लेष्मा रहती है, धूल बहुधा उड़कर वायु में मिल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये इसके और भी पॉइंट हैं, तो देख लेते हैं। आप इसके अच्छा कारण क्या होता है कि कुछ दिया हुआ है कि परिस्थितियां दे रखी हैं कुछ के, ऐसी जगह कोई रहता है जहां पर बहुत ज्यादा धूल है, शुद्ध वायु नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सीलन वगैरह की जगह ज्यादा है, ठीक है, अपर्याप्त भोजन है और अपौष्टिक भोजन है, विश्राम नहीं मिल पाता है, धूम्रपान, शराब, मादक पदार्थ इसके जो है वो कारण है, ठीक है। खसरा, नमूने, कुकुर खांसी अगर ज्यादा दिन तक रहता है, यही लॉन्ग पीरियड तक चलता है, तो वो भी किस में चेंज हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस में चेंज हो सकता है। अब आ जाता है रोग के लक्षण। हल्का हल्का ज्वर होता है। ट्यूबरक्लोसिस का जो भी पेशेंट होगा, सबसे पहले उसको क्या होता है कि उसको फीवर रहता है हल्का हल्का, नाड़ी की तीव्र गति रहती है, भूख कम लगती है, और इस रोग के सामान्य लक्षण है कि रोगी को शरीर का भाग धीरे धीरे कम होने लगता है। जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनका वेट मोस्टली लूज होता है, ठीक है। हर समय क्या होता है कि वो थकान, आलस्य, निर्बलता इस तरह का रहता है, और छाती में पीड़ा और थूक में खून भी आ जाता है। अगर ज्यादा ही सीवियर हो जाती है कंडीशन तो खून भी आने लगता है। बहुधा फेफड़े में प्लूरा रोग प्रवेश कर जाता है, तुरंत चिकित्सा कराना आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है इसका उपचार है जो यहाँ दे रखा है।
कि इसके एक्सरे वगैरह होते हैं। अगर ये चेस्ट में होता है तो चेस्ट का एक्सरे वगैरह निकाला जाता है और फिर इसके कोर्स होता है पूरा और टाइम पीरियड तक, और उसके बाद में इसे तपेदिक सैनिटेरियम में ले जाना आवश्यक होता था पहले, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब अस्पताल या सैनिटेरियम में गए हुए कुछ ही महीने में पूर्ण स्वस्थ लाभ कर सकता है और उपचार के लिए दवाइयों का आविष्कार हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं है, आप घर पर ही एक अलग कमरे में होकर के अपना पूरा जो है वो इसका ट्रीटमेंट चलता है। हालांकि अब जो है भारत में इस तरह की बीमारी अब नहीं है, ठीक है। और नवजात शिशु में 6 महीने की आयु में पूर्ण टीका लगवा देना चाहिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद टीका लगवाते रहना चाहिए और संक्रमण काल में तो टीका दोबारा लगा देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास परिचर्या। तो क्या है? चिकित्सा, उसके बाद में विश्राम व पुनः कार्य प्रारंभ करना, उसके बाद आहार है और रोगी के स्वास्थ्य लाभ पश्चात समय समय पर डॉक्टरी जांच कराना आवश्यक है। अन्य व्यक्तियों से बचाव, रोगी के थूक, बलगम आदि विसंक्रमण होना चाहिए और जलाकर नष्ट कर देना चाहिए कुछ भी अगर इस तरह का है। और जब रोगी हंसे, जोर जोर से बात करे तो श्वास की फुहार के घेरे से बाहर रहना आवश्यक है, क्योंकि तपेदिक के लाखों रोगाणु खांसने से इधर उधर फैलते हैं। खांसते समय रोगी को सदैव रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अपनी माउथ को कवर रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइफाइड। टाइफाइड जिसको हम मोतीझरा बोलते हैं, आंत्र ज्वर बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं, ठीक है। ये रोग विश्व के सभी देशों में होता है। ये रोग अधिकतर ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों में होता है और जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। ये टीजीटी 2022 में भी पूछा गया था, तो ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इस रोग को म्यादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोग निश्चित अवधि में ही उतर जाता है। यदि ये ज्वर सीधे सीधे रूप से उतर जाए तो इसमें कोई उलझन ना पैदा हो तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, ठीक है। कारण क्या है कि साल्मोनेला टाइफी नाम का जो एक जीवाणु रोगाणु है, ये उससे फैलता है और रोगाणु का आकार छोटा मोटा रेंगने वाला होता है। देखिए ये है, अगर आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये है रोगाणु का आकार। इसके पीछे का भाग गोल होता है और रोगाणु मल मूत्र थूक में पाए जाते हैं और इसको अच्छे से जो है विसंक्रमित ना किया जाए तो ये रोगाणु पानी, पीने का पानी, दूध, भोजन दूषित कर देता है और स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ये 25 से 30% रोगी के पेशाब में उपस्थित रहता है। अधिकांश जल ही टाइफाइड का रोग बनता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो जल है वही जो रोगाणु है उसमें रहते हैं और टाइफाइड रोग का कारण बन जाता है। ये रोग एक बार हो जाने पर तुरंत दोबारा नहीं होता। यदि दोबारा होता है तो उसका प्रभाव हल्का होता है। टाइफाइड दोबारा नहीं होता है और अगर होता है तो हल्का रहता है, ठीक है। और अगर अच्छे से ना प्रिकॉशन रखे जाए, उसका ध्यान न रखा जाए पेशेंट का, तो ये तब भी क्रोनिक रूप ले सकता है। तो संप्राप्ति काल क्या है? रोगाणु के शरीर में प्रवेश में 7 दिन से 21 दिन तक रहता है। अगर देखा जाए तो टाइफाइड के सिम्टम ये होते हैं कि बुखार आता है और तेज आता है। उसके बाद में अगर टेस्ट कराया जाता है, डॉक्टर अगर टेस्ट करने के लिए कहता है 3 दिन के बाद अगर बुखार रहता है बंदे को, पेशेंट को, तो उसके बाद टेस्ट कराया जाता है। तो जो टाइफाइड है ना, उसका 7 दिन से 21 दिन तक का लक्षण प्रकट होने लगते हैं और संप्राप्ति का 4 दिन से 40 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक रूप से रोग फैलता है। कुछ व्यक्ति के मलमूत्र में रोगाणु पाए जाते हैं परंतु वह स्वयं स्वस्थ होता है, अतः वह रोग को फैलाता है। पहचानना अत्यंत कठिन है। कभी कभी रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं का स्वास्थ्य व्यक्ति का प्रयोग करने पर भी रोग हो जाता है। मतलब कोई अगर टाइफाइड से ग्रस्त है और स्वस्थ व्यक्ति के टच में अगर वो आ जाता है तो भी ये रोग हो जाएगा, ठीक है। रोग मुक्त रोगी को रोग फैलने में सहायक है। आंत, पित्ताशय या यकृत आदि रोग के रोगाणु उपस्थित रहते हैं, ठीक है।
तो ये रोग के लक्षण है। क्या होता है कि प्रारंभ में सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है, तापमान तेज होता है। मैंने जैसे कि आपके साथ अभी बताया कि इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 103, 104, 105 रहता ही रहता है। और अगर देखा जाए तो इसका एक निश्चित पीरियड टाइम होता है कि सुबह में आता है, शाम में आता है, ये इसकी पहचान होती है। तो धीरे धीरे बढ़ता है, बारीक बारीक सफेद मोती रंग के दाने भी निकल आते हैं। पहले सप्ताह में ज्वर बढ़ता है, सप्ताह के अंतिम दिनों में ज्वर जो है वो 3, 4, 5 तक पहुंच जाता है। दूसरे सप्ताह तक ये जो है घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और ये रोग छोटी आंतों में सूजन आ जाती है, ग्रंथियां निकलती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होती है वो आते ही होती है टाइफाइड में। ठीक है। तो ये परिचर्या और उपचार है जो यहाँ दिए रखा है। देखिए देख लेते हैं क्या है कि जैसे ही रोग प्रकट हो, रोगी को अलग कमरे में लिटा देना चाहिए। उसका अगर स्प्लिट वगैरह है उसे अलग करके नष्ट कर देना चाहिए। असावधानी नहीं करनी चाहिए जो बहुत अधिक भयंकर होता है। तो उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक कैप्सूल खिलाया जाता है और टेरामाइसिन का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि क्लोरोमाइसिटिन कैप्सूल किस में दिया जाता है या टेरामाइसिन कैप्सूल किस में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी करके पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू है, तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यू में। रोगी को हल्का तथा कम भोजन देना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, जैसे दूध, अंडा, चावल की मांड आदि देनी चाहिए। उसके बाद ये आपके हैं प्रिकॉशन, आप इनको देख सकते हैं। और एंटी टाइफाइड वैक्सीन भी लगाना इंपॉर्टेंट है, और अब तो ये हॉस्पिटल में लगती है, इजीली लग जाती है। तो ठीक है, मैंने आज आपके साथ जो कवर किया है वो करा है वॉपिंग कफ, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। देखिए हम थोड़ा ही कर रहे हैं, पर मेरा मकसद है कि आप जो भी पढ़ें वो आपको यही एक ही वीडियो में याद हो जाए। इस वीडियो को आप 2 से 3 टाइम फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर सुन सकते हैं। आपका इतना ही करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चैप्टर मैंने आज जैसे कि शुरू में ही कहा था कि थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए, तो मैं इसकी 3-4 वीडियो में लेकर इसको कंप्लीट करूं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे येलो फीवर, उसके बाद में मस्तिष्क मेनिंजाइटिस यानी कि, और उसके बाद हेपेटाइटिस के बारे में आगे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डेंगू, मलेरिया इत्यादि है। तो मे भी हो सकता है कि अभी ये भी 2 वीडियोस में ही कवर हो। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको कैसी लग रहा है इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। ये चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद में मैं कुछ एमसीक्यू फॉर्म लाऊंगी ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, आईटी में खूब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो लोग नए हैं वो मेरे जा करके वीडियो देख सकते हैं पीछे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मेरे पास कमेंट आते हैं तो मेरे फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। अच्छा, टीजीटी के सिलेबस से रिलेटेड के उसका सिलेबस स्टार्ट करा दूं मैं आपको, और उसको फिनिश कराना है, तो आप मुझे बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो सबसे पहले किस टॉपिक को लिया जाए, तो मैं वही स्टार्ट कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच।